जी सर। 2 साल से पुराने अगर क्लेम हो तो वो सरेंडर, then the person will not get benefit of that. बट ये ओपीजी वाले केस में वो है, क्योंकि ओपीजी वाले केस में तो गवर्नमेंट खुद उनको रेगुलराइज बैकडेट से कर रही है, बैकडेट से कर रही है, और वो पे ले भी रहे थे, उन्हें तो क्लेम ये वो प्रेफर नहीं करना था ना, वो तो क्लेम तभी करते जब आप उनको रेगुलराइज करते, तो वो भी उस एम्बिट से बाहर है, उस एम्बिट से वो भी बाहर है, तो एरिया उनका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ओके सर, ये दोबारा बताना है कि अगर प्रमोशन हो जाएगी तो उसको एरियर मिलेगा, मतलब जब से प्रमोट हुआ है? बेसिकली वो एरियर भी नहीं है, सोचा जाए तो उसको एरियर नहीं हम कह सकते, वो एक तरह से ड्यू ड्रॉन बनेगा और डिफरेंस उनको मिलेगा। ठीक है, ड्यू ड्रॉन का मतलब हो गया कि जो उनको पहले दिन से अगर रेगुलराइजेशन होगी, वो गवर्नमेंट रेगुलराइजेशन का ऑर्डर तो आज कर रही है ना, और गवर्नमेंट खुद बैकडेट से उसको इफेक्ट दे रही है, तो उसमें वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, आज की डेट में जैसे सपोज किया, अभी हम उसको डिस्कस भी करने वाले हैं, टाइम बाउंड केसेस को। सपोज किया किसी का टाइम बाउंड ड्यू था, अब टाइम बाउंड ड्यू होने से ऑटोमेटिक टाइम बाउंड नहीं मिलता, क्योंकि एम्प्लॉई को उसको अप्लाई करना और उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है उसके लिए। ठीक है, आपको उसके लिए अप्लाई करना है, आपको वर्क एंड कंडक्ट भी सेटिस्फाई करना है, तो वर्क एंड कंडक्ट आपका नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, तो यू हैव टू सेटिस्फाई दैट यू क्वालिफाई फॉर दैट। ठीक है, और आपके अगर टाइम हो गया है तो आपने इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना है कि मेरा इंस्टीट्यूट जो ड्यू है प्रोसेस किया जाए, लेकिन आपने 2 साल केयर नहीं की, आप भी भूल गए, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, नो एप्लीकेशन, नथिंग वाज सबमिटेड टू द अथॉरिटीज, तो उस केस में बैकडेट से वो ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो 2 साल के लिए आपको नोशनल इफेक्ट है, मींस एरियर ना दे, जो कि प्रैक्टिकली हो रहा है आज की डेट में। If something was missed in relation to that, I have a case because my wife is in teaching, so उनके colleague थे, she was getting less pay as compared to the person who was appointed at the same time. Then service book came to me, but why is it so? तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो टाइम बाउंड जो है वो मिस कर गए थे, कभी उनकी पे कम थी और दूसरे की ज्यादा थी, so then she applied for it, but at the end of the day no arrear was given for the past, notional fixation मिल गया, but जो वो टाइम पीरियड गया था बीच में, इंटरवीनिंग पीरियड था, that was not covered for monetary gain, so it happens, उसमें वो 2 साल वाला एरियर्स वाला केस एक्टिवेट हो जाता है, बट इसमें नहीं है, ओपीजी में नहीं है, बिकॉज ओपीजी में उसने तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहा है हाई पोस्ट पे, एंड ही इज गेटिंग ओपीजी, जो चार्ज अलाउंस है वो मिल रहा है, और चार्ज अलाउंस का ही सब्स्टिट्यूट होगा अब जो एरियर उनको मिलेगा, जो कम बनता था तो ज्यादा मिलेगा, तो दैट इज नॉट कवर्ड। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की फिक्सेशन में, वो इनिशियल फिक्सेशन कैसे होगी, लोअर ऑफ द लेवल पे होगी, उसके बाद प्रमोशन केसेस हमने डिस्कस किए, और प्रमोशन केसेस जब हमने डिस्कस किए तो हमने फंक्शनल प्रमोशंस की बात की। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे नॉन फंक्शनल प्रमोशंस की। तो नॉन फंक्शनल प्रमोशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस एसआरओ के तहत वो कवर होती है, उनके लिए कंडीशंस क्या है, और कितने कितने टाइम के बाद वो मिल सकती हैं, पर्पस क्या है उसका, व्हाई टू गिव दैट, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि नॉन फंक्शनल प्रमोशन होती क्या है, तो शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोज हु आर न्यू, प्रमोशन कैन बी फंक्शनल, प्रमोशन कैन बी नॉन फंक्शनल।
फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि हमारा डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं, वी आर एंजॉइंग हायर डेजिग्नेशन, बट उसमें ओपीजी वाला वो कवर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जब तक रेगुलराइज नहीं होंगे वो ना फंक्शनल है ना नॉन फंक्शनल है उस तरह से मॉनिटरी बेनिफिट के हिसाब से। वर्चुअली दैट इज नॉट प्रमोशन, इसीलिए वहां पे ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, लेवल भी चेंज हो रहा है, उस केस में उसको कहते हैं फंक्शनल प्रमोशन। नॉन फंक्शनल का मतलब ये हो गया द कंसेटेड मॉनिटरी, मीन्स उनका लेवल बढ़ रहा है, पे स्केल बढ़ गया, he is at the same position, मीन्स उनके डेजिग्नेशन में there is no change, responsibilities में there is no change, but monetarily the person is being compensated for being stagnated at a level for more than a specific period of time. Now what is that specified period of time? Non-gazetted वाले केस में it is 9 and 27, 9, 18 and 27, ठीक है। अब 9 और 18 का क्या कंसेप्ट है, और 9, 18 मीन्स कंटिन्यूटी में रहेगा या कहीं ब्रेक भी हो जाएगा? वो ब्रेक भी हो सकता है, मीन्स क्योंकि बीच में हो सकता है फंक्शनल प्रमोशन हो जाए, ओके। अगर फंक्शनल प्रमोशन हो जाएगी तो फिर तो स्टैग्नेशन वहां से स्टार्ट होगी ना। यस सर। स्टैग्नेशन, ठीक है, देन दैट विल बी द कर्टेलिंग पॉइंट, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा वहां पे, फिर स्टैग्नेशन वहां से स्टार्ट होगी, फिर वो 9 कंटिन्यूटी में कंसर्न होगा। नॉन गैजेटेड के लेवल पे हम उसको कहते हैं इन सिटू प्रमोशन, या हम उसको टाइम बाउंड प्रमोशन कहते हैं। सर प्लीज फिर अब से नाम इसको से ही, repeat करना। हाँ जी, सर इसको रिपीट करना। ओके ओके, जो 918 जी धीरज जी, सर जो स्टेग्नेशन का बोल रहे थे ना आप, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा इसको भी रिपीट कर देना सर प्लीज। ओके। स्टैग्नेशन का मतलब ये होता है कि आप सेम लेवल पे काम कर रहे हैं बहुत देर से, ठीक है, और आपकी फंक्शनल प्रमोशन नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं स्टैग्नेशन। क्योंकि आपकी जो फंक्शनल प्रमोशन होगी वो डिपेंडेंट है ना कि ऊपर आपके पोस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी क्वालिफिकेशन भी नेचुरली उसमें मैटर करती है। हो सकता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन हो जो कि हमारे पास नहीं है, जैसे सपोज किया कोई से आज की डेट में आपने देखा इंफा में सबको ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ठीक है, and I was there, I was taking regular classes there, जो जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, हेड असिस्टेंट है, सबको ट्रेनिंग करवाई जा रही है। यस सर। पीछे रीजन ये है कि उनका भी क्वालिफिकेशन का बात है, ये आपको क्वालिफाई दैट एग्जाम, पहले ये सालों साल वो कोई एग्जाम लेता ही नहीं था, अब आप देखें एक के बाद एक बैचेस वहां पे आते हैं, रेगुलर बैचेस हैं। मैंने बहुत पढ़ाया वहां पे, 1.5 साल में जॉब छोड़ के बैठा हुआ, there was no flight to this country at that point of time due to COVID, तो वहां पे रेगुलरली मैंने पढ़ाया, वो इनका मैंने बजट पढ़ाया करता था, मैं CSR पढ़ाया करता था, तो उनके लिए भी क्वालिफिकेशन है। और से द पर्सन इज नॉट गेटिंग द क्वालिफिकेशन और उनको 10 साल हो गए एक ही पोस्ट पे, तो अब उनको कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना। से पर्सन इज टेकन एज टीचर, ओके, और उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो फिर टाइम आउट तो उनको बनता है, क्योंकि 9 ईयर से अबव हो गए,
तो ये कैरियर में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर प्रमोशंस नहीं हो रही है तो एटलीस्ट एम्प्लॉय को ये फील तो आए कि मैं दूसरे लेवल में चला गया, वो कुछ तो कंपनसेट हो, उसको कुछ तो जॉब सेटिस्फेक्शन आए, उससे मॉनिटरी बेनिफिट भी आए। तो दैट वाज द रीजन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है वर्किंग एट द सेम लेवल कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग ए फंक्शनल प्रमोशन। ठीक है? यस सर, क्लियर हो गया। अब नॉन गैजेटेड में हम उसको कहते हैं इन सिटू या टाइम बाउंड कहते हैं उसको। और जो गैजेटेड वाले हैं वहां पे भी मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, खासकर जो जेकेएस ऑफिसर्स हैं लिए है वो, तो उसको कहते हैं एनएफएस, नॉन फंक्शनल स्केल। तो उनके लिए भी वो स्कीम है, पर उनके केस में 9, 18 और 27 नहीं है। उनके केस में बता सकते हैं क्या रेशो है? 5-6 जो आप 5 कह रहे हैं ना, वो अकाउंट वालों के लिए। अकाउंट्स ऑफिसर अगर नहीं होता ना प्रमोट, तो 5 साल के बाद सिलेक्शन ग्रेड है उसमें। ठीक है? ऐसे वो उसमें लगते हैं ना, अपना L8 में लगते हैं। फिर बीच में एक 9,000 वाला होता है स्केल, 9,000, 14,100 कहते थे उसको, तो वो मिल जाता था 5 years के बाद। बट that benefit is available only to accounts cadre because that's covered in the account service rules. हर cadre के सर्विस रूल्स होते हैं ना, are you aware of it? हर cadre के सर्विस रूल्स होते हैं। आप जिस cadre को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपके भी सर्विस रूल्स हैं। यस सर। नॉन गैजेटेड के अलग है, गैजेटेड के अलग है। उसमें ड्यूटीज भी डिफाइंड है। व्हाट इज द रोल ऑफ डबलयू, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट। वो सर्विस रूल्स जो है, अगर आपके पास नहीं होंगे, आई कैन शेयर इट सम टाइम, जो आपको लगेंगे सर्विस रूल्स। ओके, तो उसके हिसाब से प्रमोशन नहीं हो रही है, तो एनएफएस का जो कॉन्सेप्ट है वो गैजेटेड के लिए है, और नॉन गैजेटेड के लिए दैट इज टाइम बाउंड। जो टाइम बाउंड का कॉन्सेप्ट है वो SRF-14 इशू हुआ था 1996 आई थिंक। ठीक है, मैं SRO निकाल देता हूँ, मिनट होना चाहिए। यस, दैट वाज इशूड ऑन January 15, 1996। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन पे ले आता हूँ सो दैट यू कैन सी इट, फिर वहां से हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और मेरी 9 years तक फंक्शनल प्रमोशन नहीं होती है। ठीक है, 9 years ऑन द एंट्री पोस्ट, ये यहाँ पे लिखा है 9 years ऑन द एंट्री पोस्ट। और नेक्स्ट जो है वो फिर 18 है, फिर 27 है। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके 9 years हो गए and I haven't got any functional promotion। उस केस में जब मेरे 9 years कंप्लीट होंगे, ठीक है, सपोज किया मेरी अपॉइंटमेंट हुई से 15/4 और साल हम ले लेते हैं, अभी 25 चल रहा है, छोटे बन जाते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट हो गई से 10 में हो गई, 15/4/2010 में अपॉइंटमेंट हो गई। आते आते मेरी कोई प्रमोशन नहीं हुई। तो व्हेन विल आई कंप्लीट 9 years ऑफ सर्विस? 14/4/2019। ठीक है, वहां पे 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे जो टाइम बाउंड का इफेक्ट मिलेगा
वो जो उससे फॉलोइंग मंथ होगा उसकी फर्स्ट डेट से मिलेगा। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स 1 मई से मुझे टाइम बाउंड का बेनिफिट मिलेगा। ऑर्डर होने में हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, बट जो मुझे इफेक्ट मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम 15th of April 2019, नहीं बल्कि क्या होगा 1st of May 2019। Is it clear? Yes, sir. Okay. Will be granted from the 1st of the month following the month in which such employee completes 9 or 18 years. But उसमें ये satisfactory service means work and conduct भी लगता है उसमें। वर्क एंड कंडक्ट होगा। अगर आदमी सस्पेंडेड है तो वैसे उसका केस प्रोसेस नहीं होना उस समय, until and unless he is reinstated afterwards. The work and conduct should be okay, ठीक है, वो किसी केस में उस तरह से नहीं होना चाहिए। एंड if the person is completing 9 years, then जिस महीने में 9 years complete होंगे उससे नेक्स्ट वाले मंथ की फर्स्ट डेट से उनको इफेक्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सर अगर उसकी अपॉइंटमेंट 2/4/2010 को भी होती तो उस केस में तब भी किस डेट उसकी टाइम बाउंड प्रमोशन होगी? देखिए वो 1/4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। फिर 1/4 को करेंगे ना, तो फॉलोइंग मंथ, जी सर, 1/4 का फॉलोइंग मंथ कौन सा बनेगा? तब भी 1/5 ही बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर वो उन्होंने ज्वाइन की होती से फर्स्ट डेट ऑफ ए मंथ, तो फिर नेचुरली वो लास्ट डेट ऑफ ए मंथ पे कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है सर। फिर उनको फर्स्ट से मिल जाए, फिर इमीडिएटली जो फॉलो कर रहा है मंथ वो फॉलोइंग ही बन गया ना, फिर वो फॉलोइंग बन गया। लेकिन अगर फर्स्ट को भी कंप्लीट कर रहे हैं तो फॉलोइंग मंथ तो उससे अगले वाला बनेगा ना, ये मंथ तो शुरू हो गया। इट्स वेरी क्लियर? जी सर। जी, तो 9 इयर्स जहां पे कंप्लीट होंगे वहां पे उनको टाइम बाउंड का इफेक्ट मिलेगा। अब फिक्सेशन की बात है, तो फिक्सेशन जैसे हम नॉर्मल प्रमोशन में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करनी है। फिक्सेशन इज 100% लाइक what we were doing in the normal promotion, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी ऑप्शन ले सकता है वो, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो अलाउड है, तो इसलिए फिक्सेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिक्सेशन वैसी ही होनी है जैसे पहले हो रही, वो न्यू नहीं है। इसमें न्यू यही है कि उनकी एलिजिबिलिटी कब होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी कब होगी और वो किस लेवल से किस लेवल पे जाएंगे। अब वो जो लेवल्स हैं वो भी डिफाइंड है, वो इसी एसआरओ का पार्ट थे, वो इसी का एनेक्सर था। ये स्केड्यूल आपको दिख रहा है, स्केड्यूल दिख रहा है सर? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने से कुछ डिसाइड करना है कि वो किस लेवल में जाने वाले हैं इस लेवल के बाद। Just a minute, somebody is... Okay. तो जो उनको लेवल मिलने वाला है वो यहाँ पे डिफाइंड है। अब यही है कि ये जो लेवल है ये आज की डेट में कहीं से कहीं पहुंच गए हुए हैं, ठीक है। आज की डेट में कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल इनके डिफरेंट है, तो वो मुझे लगता है मैंने शायद पहले वाले बैच में भी शेयर नहीं किया हुआ। वो चार्ट में एक शेयर कर दूंगा जिसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएगी कि कौन सा लेवल कहाँ तक पहुंच गया आज की डेट में, ठीक है जी। तो ये गाइडेंस थी कि कौन से लेवल से कहाँ पे जाएगा कोई जब उसको टाइम बाउंड सर जिस भी लेवल में होगा उसके नेक्स्ट लेवल में ही जाएगा। क्या चीज? सर जिस लेवल में भी होगा उसके नेक्स्ट लेवल जो होगा वही पे ही जाएगा ना। हाँ, डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली अगले में जाएगा या उससे अगले में भी जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि लेवल कई इंट्रोड्यूस भी हो गए ना नए बीच में।
पेशेंट के हिसाब से लेवल जैसे ए आ गया, ठीक है, वो इंसर्ट हुए हैं, तो उस समय तो नहीं थे ना जब ये बना था। तो उस केस में आप देखेंगे वो जब थोड़ा आगे आगे वाली साइड भी हो सकता है। तो इट्स नॉट 100% करेक्ट टू से दैट उससे ऊपर वाले लेवल में ही जाएगा, हो सकता है उससे 2 लेवल ऊपर वाले में चला जाएगा, ठीक है। यस, बट हमारे लिए गाइडेंस है, हमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमारे पास एनेक्सर है। आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। जैसे ये वो लेवल 6 में लगा है और 9 साल तक उसने कोई भी आगे मींस की प्रमोशन नहीं हुई इसकी, तो वो लेवल 6 भी या उसमें जाएगा जो छोटे लेवल है सब इंस्पेक्टर और उसके लेवल, या सीधा एई के लेवल में जाएगा? देखिए, उसका आपको लेवल आज की डेट में देखना पड़ेगा कि ये जो स्केड्यूल है उसका आज का लेवल वहां पे कहाँ बैठता है और आगे वाला कौन सा लेवल प्रेस्क्राइब्ड है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एक चार्ट शेयर कर दूंगा जिससे आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेंगे। स्केड्यूल यही होगा, इसी स्केड्यूल को फॉलो करना, लेकिन इसमें जो स्केल है वो आज की डेट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हमने SRO 14 के हिसाब से ही चले। नेचुरली SRO 14 ही तो आपको टाइम बाउंड प्रमोशन दे रहा है ना, और कोई SRO नहीं है जो आपको टाइम बाउंड प्रमोशन दे रहा है। ओके, टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए तो आज भी यही SRO गाइडलाइन है ना, और इसमें जो स्केड्यूल दिए गए हैं वही एप्लीकेबल है आज की डेट में भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ इतना ही है कि वो अपडेट हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज वो लेवल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो देखना है आपने। सर बीच में ऐसे लेवल भी आए थे जिनमें खाली 100 रुपए का ही फर्क था। हाँ, मीन्स जो स्केड्यूल में थे जैसे लेवल A B C जो है में 100 का ही फर्क है। हाँ, वो हो सकता है। ये यहाँ पे आप कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं या अदरवाइज कह रहे हैं? नहीं, जो अभी लेवल है जो इस हिसाब से फिर वो लेवल है नो, देखिए जो अभी लेवल डिफाइन हुआ है वो बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंसर्ट हुए टू कंपनसेट वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज, लेकिन वो यहाँ के हिसाब से कहाँ सेट बैठता है वो देखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे है 700, इस हिसाब से वो 2 के ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकता है, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग। ये 750 वाला है ना, इसका था 775। अब ये 750 वाला आज कौन सा है और 775 वाला आज कौन सा है वो हमें देखना है। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब वो बाय द वे न्यूमेरिकल कोई आ ही जाता है तो वो न्यूमेरिकल में बताएगा कि इस लेवल से वो इस लेवल पे जो है वो टाइम बाउंड प्रमोशन उसको मिली। तो वो आप, क्योंकि आपके पास इतना तो कंप्यूटर नहीं है ना दिमाग कि आप उस समय कॉरेस्पॉन्डिंग वो ढूंढ ले कि वो किस लेवल में गया, तो वो डिफाइन करता है। तो डिफाइन करके अब फिक्सेशन करनी है आपने। फिक्सेशन वैसी ही है जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ ये है कि कई बार ऐसा होगा कि जैसे उसने डेली वेजेस सर्विस भी की है, ठीक है, द पर्सन हैज रेंडर्ड डेली वेजेस, तो उस केस में डेली वेजेस सर्विस का 50% एडिशन मिलता है। ओके, तो वो ऐड करके फिर 9 इयर्स जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। 50% उसका मंथ आएगा, उसकी पहली डेट से फिक्सेशन हो जाएगी। So fixation is not different. Fixation is the same, which we were discussing in normal cases. ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी वो ले सकता है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी अलाउड है, जैसे वहां पे कैलकुलेशन थी वैसे ही यहाँ पे होगी। So फिक्सेशन का भी क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये 18 वाले पे आ जाते हैं। सपोज किया
9 इयर्स के बाद उनको टाइम बाउंड मिल गया, लेकिन उसके बाद उनकी फंक्शनल प्रमोशन भी हो गई। तो अब जो फंक्शनल प्रमोशन की डेट है उसके आगे 9 इयर्स की स्टैग्नेशन देखी जाएगी, ना कि पुरानी टाइम बाउंड से काउंट होगा वो। तो क्योंकि बीच में फंक्शनल प्रमोशन मिल गई ना, तो स्टैग्नेशन तो टूट गई, तो फिर 9 इयर्स का पीरियड वहां से काउंट होगा। दूसरा ये है कि आपको टोटल टाइम बाउंड प्रमोशंस कितनी मिल सकती हैं पूरे सर्विस कैरियर में। So how many can you get? 3 3 Sir, 2 3 मिलती है इंक्लूडिंग फंक्शनल प्रमोशन। Yes, that's very important. That's very important. कि पूरे सर्विस कैरियर में 3 से ज्यादा टाइम बाउंड प्रमोशंस नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन 3 में फंक्शनल भी इंक्लूडेड है। अगर आपको इन बिटवीन फंक्शनल मिली होगी, से एक फंक्शनल आपको मिल गई, तो फिर आपको टाइम बाउंड 2 ही मिलेगी, क्योंकि मैक्स जो है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ फंक्शनल। इज इट ओके? यस सर। लेकिन फंक्शनल के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन कोई लिमिटेशन नहीं है। फंक्शनल आपकी कितनी भी हो सकती है, फंक्शनल आपकी 4 भी हो सकती है, उसके लिए टाइम बाउंड इज नॉट द लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि वो तो उस पे है ना, उस पे आपकी कॉम्पिटेंस पे बेस्ड है, आपकी सीनियरिटी पे बेस्ड है, तो उसके लिए वो लिमिटेशन नहीं है। लेकिन टाइम बाउंड कैनॉट बी मोर देन 3 इंक्लूसिव ऑफ एनी फंक्शनल प्रमोशन। सर सर जी 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 सर, ये अगर एक टाइम चलो इसके लिए होगा ना जी, मतलब अगर एक लेवल में है और वो इन सीटू से 2 लेवल में जाता है और उसकी फंक्शन प्रमोशन होती है कि हम इसको फंक्शनल प्रमोट कर रहे हैं लेवल 2 और जिसमें ऑलरेडी है वो, ठीक है। उस केस में तो एक इंक्रीमेंट वाली तो वो नहीं मिलेगी, वो जो फिक्सेशन उस तरह से होती है कि एक इंक्रीमेंट की एनुअल इंक्रीमेंट की मिलेगी और एक प्रमोशन वाली मिलेगी। एक ही तो मिलेगी, उसमें एट द मैक्स तो वो प्रमोशन वाली एक इंक्रीमेंट मिलेगी, दैट्स ऑल। एक ही मिलेगी, एक ही मिलेगी, उसमें 2 वाला प्रोविजन नहीं होगा, बिकॉज़ ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन दैट लेवल, ठीक है। तो वो जस्ट एक प्रमोशन की इंक्रीमेंट मिलेगी, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू। तो लिमिटेशन का समझ में आ गया। एट द मैक्स 3 मिल सकती हैं इंक्लूसिव ऑफ फंक्शनल फिक्सेशन, जस्ट लाइक व्हाट वी वर डूइंग। अब 9 इयर्स का जो कंप्लीशन है, आपको मैंने वो फॉर्मूला इसमें समझाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना सिखाया था मैथमेटिकली। नहीं सर। नो सर। भी नहीं सिखाया, ओके ओके। नो सर। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो बहुत जगह एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा कि अगर हमें डेट निकालनी है कि कब वो 9 इयर्स कंप्लीट करेंगे, और उसमें हो सकता है एडिशन डालनी पड़े डेली वेजेस सर्विस की, ठीक। तो कहीं पे एडिशन होगी, कहीं पे सब्ट्रैक्शन होगी। तो वो कैसे करते हैं, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लें। जैसे सपोज किया आज की डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है ईयर, मंथ और डेज, YMD कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे आज की डेट ले लेते हैं, से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा,
नहीं हो रहा वेट तो पहले से हो रहा है। ओके से करंट डेट है, करंट डेट हो गई आज की, ठीक है। मेरी 13 हो गई, आपकी 12 चल रही है, तो 2025 12 और 6, ठीक है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसे कर लेते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी थी, अब 8 सी सिचुएशन बनाते हैं। यहाँ पे थी 20, यहाँ पे थी 8 और यहाँ पे थी से 2015। ओके, हमें कैलकुलेट करना है कि उनकी कितनी सर्विस हो गई है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा दोनों को कंपेयर करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन करके आएगी तो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस बनेगी ना, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ सर्विस। ठीक है जी, समझ आ रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? यस सर। कि आज की डेट तक उनकी सर्विस कितनी हो गई। नाउ हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। अब 12 में से 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, 12 में से 20 की सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है, 12 छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन करंट डेट में से ही पुरानी डेट को माइनस करना, उल्टा नहीं होगा ना कि कभी हम करंट डेट के ये ऊपर ले जाए और वो करें, क्योंकि आज तक कैलकुलेट करना है यहाँ से स्टार्ट करके। तो वो उसका मतलब क्या हो गया, करंट में से वो माइनस कर लो तो वो लेंथ ऑफ सर्विस बन जाएगी। किया जाता है अगर डेज के लिए आपने बारो करना है तो मंथ से बारो करेंगे, ठीक। और जब मंथ से बारो करना है तो एक मंथ में एज ए थंब रूल 30 डेज लेके चलना है, ठीक है। मंथ ऐसे तो 31 का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है और 30 का भी होता है। बट उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इट इज स्पेसिफाइड इन द CSR that you have to take month on an average as 30 days as a thumb rule. Is that clear? Yes sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक महीना बारो करेंगे तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, फिर 5 रह जाएंगे ना। अगर एक महीना हम यहाँ पे बारो कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 रह जाएंगे और यहाँ पे एडिशन कितनी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, क्योंकि एक महीना इक्वल टू 30 डेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सा महीना। ओके, अब ये हो गया 42, तो 42 में से 20 तो माइनस हो सकते हैं ना, तो दैट मीन्स 32। सर रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 12 में से 20 माइनस नहीं हो सकते थे, हमने क्या किया, मंथ से यहाँ पे डेज बारो किए, और जब बारो करना है तो कंप्लीट मंथ बारो करना है, हाफ नहीं बारो करना, कंप्लीट मंथ। कंप्लीट मंथ जो है एज ए स्टैंडर्ड एज पर CSR दैट इज इक्वल टू 30 डेज। तो हमने यहाँ से एक महीना इधर बारो किया, 30 प्लस हो गया इन 12 में, और यहाँ पे एक महीना कम हो गया ना, फिर यहाँ पे 5 रह गए। यस सर, इट्स वेरी क्लियर। ओके, अब 42 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे है 20, माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 22। ठीक है जी, लेकिन इसमें +1 करना है हमने, डेज में +1 करना है। Do you understand why we are adding 1? 120। यस सर, यस सर। Yes, sir. 8 और बढ़ाएं। क्योंकि सर 200 12 भी इंक्लूड होगा, बोला 3 भी इंक्लूड। वो ज्वाइनिंग एक दिन पहले जाती है ना।
20 वाला दिन भी इंक्लूड होगा। 20 वाला इंक्लूड होगा ना, तो जब आप माइनस कर रहे हैं तो 20 उसमें से छूट रहा है, उस 20 को इंक्लूड करने के लिए +1 करना। समझ आ रही है? जैसे पेंशन वेरिफिकेशन के टाइम पे सर देख रहे थे कि वहां पे जैसे 19 दिन बन रहे थे किसी के, तो मैंने 2-3 केस देखे वहां पे 21 दिन रखे थे उन्होंने बना के, तो मींस की एक तो हो गया ना वो +1, वो नेक्स्ट का एक दिन कहाँ से डाल रहे हो? नहीं, वो नहीं डालना था उनको, एक ही डालना था। ठीक है, वो कैलकुलेशन रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे वो 20 to 25 हो, क्योंकि अगला दिन तो वैसे ही काउंट हो रहा है जब आप माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाला तो काउंट हो ही रहा ना, सिर्फ ये वाला दिन नहीं काउंट हो रहा, तो इसके लिए एक ही +1 होगा ना। जैसे यहाँ पे वो 22 से हम ऐसे समझ रहे थे 20 to 25 हो, ठीक है, तो ये 20 3 है और ये 25 3 है, यहाँ से कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर 25 में से मैं 20 माइनस कर दूं तो 5 डेज बनते हैं ना। अब आप 20 से 25 काउंट कर लो, 20 21 22 23 24 25 कितने दिन बनते हैं? 6 बनते हैं ना, तो ये उसका +1 आ रहा है। इसका +1 आ रहा है, ये जो 20 को इंक्लूड करना। जैसे अर्न लीव किसी ने लेनी हो 20 से 25 तक ली से, तो 6 दिन की लीव काउंट होगी ना, 5 की नहीं होगी। माइनस करेंगे तो वो तो 5 ही बनेगा फिर, तो इसलिए +1 किया जाता है टू इंक्लूड दिस स्टार्टिंग डेट। क्लियर? क्लियर? ओके, ये वाला कंसेप्ट आपको पेंशन में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। ओके, सो डेज जो है वो फिक्स हो गए कि वो 23 दिन है, 23 डेज। अब हम मंथ का कंपैरिजन करेंगे। अब 5 में से 8 जो है वो माइनस हो नहीं सकता, तो अब क्या करना है, अब ईयर से 12 करना है। ईयर से जब 12 करेंगे तो कंप्लीट 1 ईयर 12 करना है, मीन्स 12 महीने 12 करने हैं। तो 5 में क्या हो जाएगा फिर? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, ठीक है, 12 महीने 12 हो गए। अब ये 17 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1 साल कम हो जाएगा ना, फिर ये कितना हो जाएगा? 24। ये 24 हो जाएगा, क्योंकि हम 12 महीने वहां ले गए तो ये 1 साल पीछे हो गया, 2024 हो गया। अब 17 हो गए, ये 17 में से 8 तो माइनस हो सकते हैं ना, ठीक है, तो 9 मंथ्स हो गए। अब ईयर में कोई झमेला है नहीं है, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 हो गए। तो इसका मतलब उनकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होगी? 9 years 9 months 23 days। yes, 9 months and 23 days। this is how क्वालिफाइंग सर्विस आप कह सकते हैं उसको, वो कैलकुलेट होती है। कई बार एडिशन भी पड़ेगी, फिर एडिशन वाला फार्मूला होगा, फिर सब्ट्रैक्शन वाला नहीं होगा। एडिशन वाला कहाँ होगा? जैसे किसी को डेली वेजर की सर्विस की एडिशन देनी है 50%, तो उस केस में एडिशन करनी पड़ेगी ना, वो सब्ट्रैक्शन वाला केस नहीं होगा, वो एडिशन वाला केस होगा। एडिशन वाले में डेज को ऐड कर लेना, और 30 से ऊपर चला गया तो 1 महीना वो महीनों में शिफ्ट हो जाएगा। से वहां पे आता है प्लस करके 31 डेज, तो 31 डेज का 30 जो है वो मंथ में चला जाएगा और 1 डे रह जाएगा अकेला। आर यू गेटिंग? प्लस करके सिखा दूं कोई एक? यस सर। ओके, सपोज किया हमारे पास आ गए 9 years आए थे ना? यस सर, 9 years, ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं कि 9 years कितने मंथ थे? 9 months थे, है ना? 9 months, और वो बने थे हमारे कितने डेज? 23 डेज। 23 डेज। और सपोज किया जो उनकी
डेली वेजर सर्विस है, वो थी जी से दैट वाज, ऐसे तो 7 years ही लेते हैं हम, थोड़ा सा 8 ले लेते हैं इसको, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, ठीक है? उसमें आप लीगैलिटी में मत जाइएगा। से 7 years 4 months, और यहाँ पे से इट वाज 9 days, ठीक है जी। अब हमें ऐड करना है इसमें, ऐड जब करेंगे तो ये 23 और 9 कितना हो गया? 32 हो गया ना, 32 हो गया, ठीक। तो 30 दिन का तो महीना होता है, इसका मतलब 2 डेज लगेंगे, ओके। और ये जो महीने हैं 9 और 4 13 बन रहे थे, लेकिन एक महीना तो वहां से भी आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कितने महीने हो गए? 14 हो गए ना, 14 में होंगे, तो यहाँ कितने रह गए? 2 months, और यहाँ पे 16 के कितने हो जाएंगे? 17। तो दैट मीन्स 17 years 2 months and 2 days after adding this service. सर ये मंथ्स को फिर से रिपीट करना। मंथ्स के केस में ये है कि यहाँ पे 30 से ऊपर बन गए थे, 30 भी बन जाए तब भी एक मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 से कम होंगे तो फिर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बने थे 32 दिन, तो 32 में से 30 तो एक महीने में कन्वर्ट हो गए, ठीक। और महीने अदरवाइज यहाँ पे आ रहे थे 9 और 4 13, लेकिन एक यहाँ से भी आ गया, डेज वाले से भी एक कन्वर्ट हो गया, तो 13 के कितने हो गए? 14 महीने हो गए ना। इतना समझ में आया? यस सर। इतना समझ में आ गया ना? यस सर। 9 और 4 13, और 32 में से जो 30 दिन इधर शिफ्ट किए हमने एक महीना एस्यूम करके, तो 14 हो गए। अब 14 महीने हैं, 14 महीने में से 12 महीने का तो 1 साल बन जाता है ना, तो वो 12 महीने सालों में ऐड हो जाएंगे। 9 और 7 16 साल बन रहे थे ऐसे, और 1 साल यहाँ से आ गया, 14 महीनों में 12 महीने पीछे, ये तो वो 17 साल हो गए ना। और जब 14 में से 12 वहां चले गए, तो महीने यहाँ कितने रह गए? 2 ही रह गए थे। तो टोटल कितना हो गया? 17 years 2 months and 2 days. यस सर। Is this clear to everyone? सर सब्ट्रैक्शन वाले केस में हमने डेज में 1 दिन ऐड किया था, तो एडिशन वाले केस में डेज में 1 दिन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? नो, देखिए क्या होगा कि ये जो आपने 2 वैल्यूज ली होंगी, ये और ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन करके आपने निकाली होंगी। आर यू गेटिंग? डेली वेजर की सर्विस कैसे निकली होगी? जहां से वो डेली वेजर लगे थे और जब तक वो डेली वेजर रहे, वो आपने माइनस करके ही तो ये वैल्यू निकाली होगी ना। तो वो +1 का वहां पे एडिशन हो चुकी है ऑलरेडी। जब आपने ये निकाला तो +1 की एडिशन हो चुकी है, तो वो वैसे ही सेटल हो चुका है, ठीक है। वो एक ही बार तो करना है ना, वो कैलकुलेशन में एक ही बार ऐड करना है ना, तो वो ऐड हो चुका है इसमें। अब वो कोई मसला है ही नहीं है, वो सारे दिन इंक्लूडेड है। जब सारे दिन इंक्लूडेड है, फिर फर्दर एडिशन की कोई जरूरत है नहीं। ये फाइनल फिगर्स है आफ्टर एडिशन ऑफ 1 days। तो इसमें सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज दोनों में हो चुकी है, अब एडिशन कर रहे हैं। तो अब उस +1 का कोई वजूद ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसका पार्ट ही तो है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कल इस पे हम डिस्कशन कंक्लूड करेंगे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर टाइम बाउंड का। ओके ठीक है सर। ठीक है, टाइम बाउंड के बारे में आपको जी सर री एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा प्लीज। री एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज किया
डिफेंस से रिटायर होके आ गया, ठीक, डिफेंस से मैं पेंशनर होके आ गया और यूटी में आके मैं पुलिस में मेरी रिक्रूटमेंट हो गई दोबारा, तो उसको कहते हैं रीएम्प्लॉयमेंट। मींस आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम ए पोजीशन यू आर गेटिंग अनदर एम्प्लॉयमेंट। तो रीएम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं से आप जो है वो रिटायर होके आए, तभी उसको रीएम्प्लॉय बोला जाता है। दैट इज नॉट कि आपने कहीं से रिजाइन किया और आप दूसरी जगह पे आ गए, वो रीएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो तो एम्प्लॉयमेंट ही है ना, ठीक है। तो रीएम्प्लॉयमेंट में एक्स सर्विसमैन वाले केसेस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आते हैं। जो टीचर लगते हैं ना, जो 12th बेस पे टीचर लगते हैं, तो उनका लेवल और होता है। किसमें टीचर लगते हैं? 12th बेस पे जो पहले टीचर लगे थे, जो ग्रेजुएट नहीं थे इस टाइम पे, तो उनका लेवल 4 था ना। उनका टाइम बाउंड के हिसाब से मतलब क्या करेंगे, मतलब इन बिटवीन उनका ग्रेजुएशन हो जाता है 2-3 साल के बाद, तो उनका लेवल 5 हो जाता है। जैसे उनका ग्रेजुएशन हो गया तो उनका लेवल 5 हो गया, मतलब उनका कैसे लेवल देखे फिर वो लेवल 5 में जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, ठीक है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो मानी जाएगी पर टाइम बाउंड। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। जब उनका ग्रेजुएशन हो गया तो वहां से लेवल 5 आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनका टाइम बाउंड के लिए माना जाएगा। लेवल 5 विल काउंट फॉर टाइम बाउंड कैलकुलेशन, ठीक है, नॉट द इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्योंकि एक बेनिफिट उनको मिल गया क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उनकी अपॉइंटमेंट एक तरह से चेंज हो गई, लेवल मूव हो गया, तो फिर वो जिस लेवल में अब स्टैग्नेशन होगी वही काउंट होगा, पुराने वाला लेवल वैसे ही कवर हो गया। ओके ओके सर। सर अगर कोई लेवल 5 से लेवल 6 में टाइम बाउंड में जाता है, थोड़ी देर बाद उसकी सर 1 साल बाद फंक्शनल प्रमोशन भी हो जाती है 10th ईयर में, तो अब सर इसका क्या इफेक्ट आएगा? ये शायद हमने अभी डिस्कस किया था कि उसमें प्रमोशन की इंक्रीमेंट उनको मिलेगी, दैट्स ऑल। मतलब लेवल 5 से लेवल 6 में जैसे वो आया तो एक ही इंक्रीमेंट मिलेगी। उसी लेवल में 1 साल ऊपर चले जाएंगे, दैट्स ऑल, और कोई बेनिफिट नहीं होना उसमें। आपको लेवल 6 से वो आगे जंप मारेंगे वैसा नहीं होगा, लेवल वही रहेगा उनका, 6 ही मिलना उनको, प्रमोशन के बाद भी वही मिलना और वैसे भी वही मिला हुआ उनको, ठीक है। तो फंक्शनल के डिनाई करता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसमें, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो एक प्रमोशन का उसमें एडिशन होगा। तो सर अगर ये 1 साल की प्रमोशन नहीं लेंगे उसको डिनाई कर सकते हैं एम्प्लॉय? किसको? ये जो फंक्शनल प्रमोशन जो 10th ईयर में आ रही है, 9 पे तो टाइम बाउंड आया, 10th ईयर में फंक्शनल आ गए, तो फंक्शनल को डिनाई कर सकते हैं? देखिए, फंक्शनल को डिनाई अगर करेंगे तो उसमें फिर पेनल्टी है आगे चल के, फिर वो अगला टाइम बाउंड उनका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो टाइम बाउंड उनको नहीं मिलेगा अगला, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फंक्शनल, गेटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फंक्शन वो पिनलाइज करेगी आपको, कि आपको एक बेनिफिट मिल रहा था आपने क्यों छोड़ा, फिर आपकी स्टैग्नेशन तो उस तरह से बनती नहीं है, वो पीरियड तो उस तरह से काउंट नहीं होना चाहिए। तो पहले ही उसी लेवल में पहुंच चुका था इसलिए डिनाई किया उसने। नो, डिनाई किया, दैट मींस हायर रिस्पांसिबिलिटीज को डिनाई कर रहा है वो, ठीक है। गवर्नमेंट अगर प्रमोशन वो ले लेता है तो उसको टाइम बोर्ड एक ही और मिलेगी। यस, दैट्स व्हाट आई एम, तो इसलिए डिनाई कर रहा है कि 2 मिल जाए, इसलिए डिनाई कर रहा है 2 मिल जाए टाइम पे। यू मीन टू से कि टाइम बाउंड जो है वो अगली मिल जाए। हाँ, इसलिए डिनाई कर रहा है वो, क्योंकि उस लेवल में पहले पहुंच चुका है, तो फंक्शनल का उसको फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट तो उस तरह से अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती उसमें।
गवर्नमेंट क्योंकि आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, फिर तो कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं, फिर वो टाइम बाउंड ही ढूंढते रहेंगे, तो गवर्नमेंट का फिर पर्पस खत्म हो जाएगा ना। हायर पोस्ट को कैसे फिल करेगी गवर्नमेंट? सर किसी की प्रमोशन हो जाती है 7 साल के बाद ओपीजे में हो जाती है प्रमोशन, तो 2 साल के बाद उसके फिर वो टाइम बोर्ड मिलेगा, क्योंकि ओपीजी आप बोल रहे हो कि प्रमोशन नहीं मानी जाती जब तक वो कंफर्म नहीं होता। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो रेगुलराइज प्रमोशन नहीं है उनकी। ही कंटिन्यूज टू बी इन द सेम लेवल, ठीक है, ही कंटिन्यूज टू बी इन द सेम लेवल ओनली फॉर द सेक ऑफ discharging higher post duties. He is getting charge allowance, but that doesn't debar him. He is still in the same level. उनकी फिक्सेशन उसी लेवल में चल रही है ना सर। वो इधर के कुछ है वो मानते नहीं है ना, वो बड़े सारे ऐसे केस हैं, वो अभी भी उनको खाली चार्ज अलाउंस ही मिल रहा है, वो कंफर्म तो बड़ी देर हुए नहीं, वो तो उनको टाइम बोर्ड में नहीं दिया है। लेकिन वही बात है कि बेनिफिट देने वाले की इंटरप्रिटेशन जो है वो मैटर करती है। पीपल प्ले वेरी सेफ, ठीक है, लेकिन उस तरह से कोई दीवार नहीं है उसमें, बिकॉज ही कंटिन्यूज टू बी इन द सेम लेवल, ही हैजंट टच्ड दैट लेवल। वो पे भी वही ले रहे हैं, प्लस आता है चार्ज अलाउंस, ठीक है, प्लस आता है चार्ज अलाउंस। हाँ, जब वो रेगुलराइज हो जाएंगे देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब वो रेगुलराइज हो जाएंगे तब तो डिफरेंट स्टोरी है, तब तो ठीक है, उनको फंक्शन मिल गई। लेकिन जब तक वो रेगुलराइज नहीं होते तो ही कंटिन्यूज टू बी इन द सेम, बट यू नो पीपल प्ले सेफ। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीजें जो है विम्स एंड फैंसीज पे चलती हैं, इंटरप्रिटेशन पे चलती हैं, तो वो एजम्पटिव प्रमोशन उसको ले लेते हैं, जबकि वो प्रमोशन है नहीं। अगर वो प्रमोशन होती तो फिर चार्ज अलाउंस की क्या जरूरत थी? तो नहीं थी ना उसकी जरूरत, तो उस लेवल में ले जाते हम। तो उस तरह से उनकी वो ओपीजी वाली प्रमोशन को तो प्रमोशन माना ही नहीं जाता। अभी तो उसमें ऑप्शन भी नहीं है कि आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से कोई फिक्सेशन ले सकते हैं। बट वही है, जिसको ज्यादा क्या कहना, मेरी पेंशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपने शायद क्योंकि मैं तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली, तो वहां पे जो कम्यूटेशन का फैक्टर लगता है वो सुपर एलिवेशन वाला लगा दिया गया 8.194, जबकि एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से वो फैक्टर लगता है। तो फिर आई गॉट इट रेक्टिफाइड, बट वही है ना कि वो उस समय मौके पे काम करता है, उसके अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। बट देयर इज नो बारिंग फ्रॉम द लॉ बिकॉज द पर्सन इज स्टिल इन दैट लेवल, वो उसी लेवल, ठीक है। ओके, आज इतना ही रखें, फिर कल इसको आगे बढ़ाते हैं अगली क्लास में। कल तो नोटिंग ड्राफ्टिंग हो जाएगा, तो आई थिंक काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो पे फिक्सेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको अगर वो फंक्शनल नॉन फंक्शनल में डिफरेंस पूछ ले तो आपको क्लियर होना चाहिए। रेगुलेट कैसे होती है ये वाली प्रमोशन, वो आपको पता होना चाहिए, कब से इफेक्ट मिलेगा। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू नो प्रैक्टिकली आल्सो। जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे केसेस उस तरह से, और इसका रेलेवेंस आप देखें नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी आएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर्स में कि किसी ने टाइम बाउंड के लिए अप्लाई किया, आप उसका केस जो है वो उस पर नोट लिखें, नोटिंग करें। तो नोटिंग वो सिंपल इंग्लिश की नोटिंग नहीं है वो, जब तक आपको इसके प्रोविजंस ना मालूम हो, इसकी कंडीशंस ना मालूम हो, आप उसमें नोटिंग कैसे करोगे? नोटिंग में आप लिखोगे ना इस आदमी ने ये अप्लाई किया जी टाइम बाउंड के लिए, फिर आप अपने ऑफिसर को कैलकुलेशन भी तो करके बताओगे ना कि वो एलिजिबल है या नहीं है, वो सेटिस्फाई करते हैं इन कंडीशंस को या नहीं करते, वर्क एंड कंडक्टर उनका लगा है या नहीं लगा, क्या? तो एक तरह से वो CSR बेस्ड नोटिंग ड्राफ्टिंग है,
वो कहता है जी जीपी फंड का केस, किसी ने जीपी फंड के एडवांस के लिए अप्लाई किया, आप उनका केस पुट अप करें हायर ऑफिसर को, आपको नोटिंग करनी है. दैट इज नॉट सिंपल इंग्लिश. यू शुड नो हाउ जीपी फंड केस हैज टू बी प्रोसेस्ड. तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन नोटिंग ड्राफ्टिंग से भी आ रहा है. ठीक है, ओके देन, मिलते हैं फिर अगली क्लास में. थैंक यू. ओके सर. ओके जी, ओके ओके, बाय बाय.